हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है पतझर में टूटी पत्तियाँ और इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। रविंद्र केलेकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और वैयक्तिक विचारों को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। रविंद्र केलेकर कोंकणी और मराठी के शीर्ष लेखकों व पत्रकारों में से एक हैं। केलेकर ने काका केलेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। इनकी कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी व गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे। मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। रविंद्र केलेकर का देहांत 2010 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना एक कविता का महत्वपूर्ण गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तो उस गद्य को पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद आ ही जाता है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जिसका अर्थ है सही और सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो शब्दों का प्रयोग करना, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी सही और सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल लिखना और थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी लेखक इस काम को करते आए हैं। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियाँ इसी तरह से लिखी गई हैं। यही काम प्रस्तुत पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर ने भी किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जो प्रसंग लिए हैं उनमें लेखक पढ़ने वालों से यह उम्मीद रखते हैं कि वे उनके द्वारा कहे गए कम शब्दों से अधिक अर्थों को निकालें। ये प्रसंग सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देते हैं। अध्याय का पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में फर्क होता है। सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण वह अधिक चमकीला और मजबूत होता है। महिलाएं इसी सोने से गहने बनवाती हैं। लेखक कहते हैं कुछ व्यक्तियों के उच्च चरित्र व शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट या व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। यहाँ पर लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि गुणगान कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि हमारे और आपके व्यवहार का होता है। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होता। व्यवहारिक लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि उन्हें हानि उठानी पड़े। वे अपने जीवन में सफल भी होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले यानी आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। हमारे समाज में जो कुछ भी शाश्वत मूल्य यानी हमेशा रहने वाले आदर्श या विचार बचे हैं, वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। पाठ का दूसरा प्रसंग है झेन की देन। झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है
जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल यानी कुछ सुकून के पल जी पाते हैं। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहाँ की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उनके मित्र ने जवाब दिया कि जापान में 80% लोग तनाव के कारण मानसिक बीमारी से अस्वस्थ हैं। इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफ्तार है। वहाँ के लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। वो लोग आपस में बातें नहीं करते बल्कि सिर्फ काम की बातें होती हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश की जाती है। दिमाग की रफ्तार वैसे ही हमेशा तेज रहती है। उसकी रफ्तार को और तेज करने से दिमाग का तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। जापान में मानसिक बीमारी बढ़ने का यही सबसे बड़ा कारण है। लेखक आगे बताते हैं कि शाम को उनका जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गया। यह चाय पीने की एक विधि है। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। यह एक 6 मंजिला इमारत थी। उसकी छत पर दफ्ती की दीवार यानी एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर तातामी यानी चटाई बिछी हुई थी। बाहर बेडौल सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हाथ पांव धोकर और तौलिए से पोंछकर सभी लोग अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाजीन कहा जाता है। चाजीन ने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। इसके बाद उसने अंगीठी जलाई और उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वह कुछ बर्तन लेकर आया और उन्हें तौलिए से साफ करने लगा। लेखक कहते हैं कि यह सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया। उसके काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज गई हो। उस जगह का वातावरण इतना शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन से उबलते हुए पानी की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई तो चाजीन ने चाय भरे प्याले उन लोगों के सामने रखे। यहाँ लेखक सहित 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात है, इसलिए 3 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था। टी सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। मतलब 1.5 घंटे तक प्याले से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद लगा कि दिमाग बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेखक को लगा मानो वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत है और वह अनंत काल में ही जी रहे हैं, मतलब कभी भी खत्म ना होने वाले समय में जी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। लेखक कहते हैं, अक्सर हम लोग या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, जबकि दोनों ही समय सिर्फ भ्रम है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। लेखक अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में मिली है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।